तो बच्चों हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्लास 12th में हम पढ़ रहे हैं पहला यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और उसमें भी हम पढ़ रहे हैं पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में हमने पहला लेक्चर हमारा जो हुआ है उसमें हमने क्या क्या पढ़ा है, उसमें हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा है, इलेक्ट्रिक चार्ज के बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा है और उसके बाद हमने पढ़े हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग। ठीक, अब लेक्चर नंबर 2 में हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ने वाले हैं कूलम्स लॉ के बारे में। तो आज हम अच्छे से कूलम्स लॉ क्या है इसके बारे में जानेंगे, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ क्या है? अगर आपको क्लास 11th ध्यान में हो तो आपने क्लास 11th में एक चीज पढ़ी थी क्या, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, है ना। क्लास 11th में आपने ग्रेविटेशन नाम का एक चैप्टर पढ़ा है जिसमें आपने क्या पढ़ा है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ क्या बताता है कि कोई भी हमारे पास दो पॉइंट मासेस हैं तो उनके बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसको बताता है। कौन? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सिमिलरली कूलम्स लॉ हमने देखा लास्ट लेक्चर में कि दो जो चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट भी कर सकते हैं एक दूसरे को, रिपेल भी कर सकते हैं। अगर चार्जेस सेम नेचर के होते हैं तो वो रिपेल करते हैं, चार्जेस ऑपोजिट नेचर के होते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जिस फोर्स से ये चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैलकुलेट कैसे करना है, कितना उसका मैग्नीट्यूड होगा, क्या उसकी डायरेक्शन होगी, क्योंकि हमें पता है फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वो सारी चीज हमें बताएगा कौन? कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ हमें क्या बताएगा कि उस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है और उस फोर्स की डायरेक्शन कैसे हमें निकालनी है। क्लियर? तो चलिए कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ क्या है? द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। आपको ये ध्यान देना है यहां पर कि ये जो लॉ लगता है ये लगता है पॉइंट चार्जेस के लिए। किसके लिए है ये? पॉइंट चार्जेस के लिए है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। पॉइंट चार्जेस हम कंसीडर करेंगे कि हमारे पास क्या है बच्चों, दो पॉइंट चार्जेस हैं। लेट्स से ये हमारे पास एक चार्ज है और ये चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज ये है, लेट्स से ये चार्ज कितना है, Q2 है। इनके बीच जो डिस्टेंस है, क्योंकि ये पॉइंट चार्जेस हैं तो इनके बीच जो ये दूरी होगी ये सीधी सेंटर टू सेंटर दूरी होती है और ये पॉइंट चार्जेस हैं तो माने इनके बीच की डिस्टेंस हम क्या मानते हैं, लेट्स से ये R है। लॉ क्या कहता है, ये चार्जेस, अब ये चार्जेस डिपेंडिंग अपॉन कि इनका नेचर क्या है। अगर ये दोनों पॉजिटिव होंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दोनों नेगेटिव होंगे तो भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर दोनों एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लेट्स से ये दोनों क्या है, सेम नेचर के चार्जेस हैं। थोड़ी देर के लिए इमेजिन कर लें कि दोनों ही पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा, कैसी? रिपेल करेगा, कुछ F फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। इसको हम कैसे लिखते हैं, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1। सिमिलरली चार्ज 2 भी क्या लगाएगा, 1 पे फोर्स लगाएगा, रिपल्शन। हमने क्या माना, दोनों चार्जेस सेम नेचर के मान लिए, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2। ठीक, ये फोर्स जो होगी, फोर्स आपको पता है ये फोर्स कैसी होगी, इक्वल एंड ऑपोजिट होगी। इक्वल एंड ऑपोजिट क्या, वैल्यू इसकी सेम होगी लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है, एक लेफ्ट की तरफ एक राइट की तरफ। तो ये जो फोर्स लग रही है, ये जो F12 है, इसका मैग्नीट्यूड बोलो या बोलो F21 का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड आपको पता है, माने वैल्यू ये सेम ही होगी F। लेट्स से ये क्या है, F। ठीक, दोनों पे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगेगी। और कूलम्स लॉ क्या कहता है, इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। सिंपल। जैसे ही प्रोपोर्शनैलिटी हम हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आता है K, और ये आ गया Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो गया, कूलम्स लॉ। फोर्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आ गया हमारे पास। सिमिलर वे में आप ग्रेविटेशन में पढ़ते थे G m1 m2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, है ना, बिल्कुल सेम तरह से। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इक्वेशन, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, ये Q2 है। ठीक, अब ये जो K है, K पे हमें गौर करना है। ये जो K है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, हमें पता है K क्या है, कांस्टेंट ऑफ
प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ये जो k कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है बच्चों, ये एक मीडियम डिपेंडेंट कांस्टेंट होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या है? एक मीडियम डिपेंडेंट कांस्टेंट। इसकी वैल्यू मीडियम पे डिपेंड करती है। मीडियम डिपेंडेंट कांस्टेंट माने चार्जेस को जो सेपरेट किया है वो किस मीडियम में किया है? क्या चार्जेस वैक्यूम में सेपरेटेड है? चार्जेस के बीच कोई मीडियम ही नहीं है? क्या चार्जेस एयर में सेपरेटेड है? क्या चार्जेस वाटर में सेपरेटेड है? क्या चार्जेस किसी और तरह के मीडियम में सेपरेटेड है? तो बीच में मीडियम कैसा है, ये जो आर डिस्टेंस है, ये चार्जेस के सराउंडिंग में मीडियम कैसा है, उस मीडियम पे भी डिपेंड करती है किसकी वैल्यू? के की वैल्यू। तो k एक मीडियम डिपेंडेंट कांस्टेंट है, जबकि ग्रेविटेशन में आप याद करेंगे कि F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। वो g क्या था? मीडियम इंडिपेंडेंट कांस्टेंट होता है, उसको मीडियम से कोई लेना देना नहीं। इसीलिए ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम इंडिपेंडेंट है, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम डिपेंडेंट है। चलिए नेक्स्ट हमें क्या ध्यान रखना है बच्चों? फॉर फ्री स्पेस। किसके लिए? फॉर फ्री स्पेस। ठीक, फ्री स्पेस का क्या मतलब है? मतलब वैक्यूम के लिए। और हम एयर के लिए भी ऑलमोस्ट वैल्यू सेम ही कंसीडर करते हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादा फर्क नहीं होता है। फॉर फ्री स्पेस ये जो k की वैल्यू कंसीडर की जाती है, ये जो k की वैल्यू होती है आपको याद रखनी है 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक, और इसके अगर हम यूनिट निकाल लें k के तो इजी है। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। फोर्स का आपने न्यूटन लिख लिया। आर स्क्वायर उधर जाएगा, आर माने लेंथ, लेंथ माने मीटर स्क्वायर। चार्ज होता है कूलम, कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर, वहां डिवाइड में जाएगा और डिवाइड वाली चीज ऊपर जाती है तो -2। ठीक, यूनिट आई होप अब आप 12th में आप निकाल लेंगे इजीली। तो k की वैल्यू क्या हो गई? 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये वैल्यू आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट वैल्यू। फ्री स्पेस के लिए या वैक्यूम के लिए ये वैल्यू कितनी होती है? 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक, चलो इसको हम यूज भी करेंगे। क्लियर? और इंपॉर्टेंट चीज, ये जो k होता है बच्चों, k इज ऑल्सो टेकन एज, k को हम क्या लेते हैं? k को 1/4πε0। k को क्या पुट करते हैं कभी कभी? 1/4πε0, 1/4πε0। अब यहां से अगर 1/4πε0 हम पुट करते हैं k को, तो ये जो कूलम्स लॉ है, इस कूलम्स लॉ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, F इज इक्वल टू 1/4πε0, k की जगह लिख दिया, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर, है ना? तो कूलम्स लॉ को आप ऐसे भी लिखते हैं कहीं कहीं, एक ही बात है। चाहे k लिख दो, चाहे k की जगह पूरा लिख दो 1/4πε0। याद रहे जब भी एप्सिलॉन नॉट की बात हो रही है, एप्सिलॉन नॉट की बात हो रही है, तो तब चार्जेस के बीच मीडियम जो है वो वैक्यूम है, वो फ्री स्पेस है। क्लियर? हम एप्सिलॉन नॉट के बारे में अभी जानेंगे डिटेल में, ठीक है, कि एप्सिलॉन नॉट क्या है। क्लियर? तो ये कूलम्स फोर्स, और ये क्या बता रहा है? ये मैग्नीट्यूड बता रहा है। मैग्नीट्यूड माने वैल्यू कैलकुलेट करने का तरीका हमें बताया जा रहा है, तो वैल्यू ऐसे कैलकुलेट करनी है हमें। चलिए एप्सिलॉन नॉट पे थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट का नाम होता है बच्चे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या नाम है इसका? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। बच्चों परमिटिविटी क्या चीज है ना? परमिटिविटी क्या है? परमिटिविटी एक मीडियम की प्रॉपर्टी होती है। ये क्या है? प्रॉपर्टी। जैसे डेंसिटी होती है, एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियम, जैसे रेजिस्टिविटी है मटेरियल की एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, वैसे क्या है? परमिटिविटी भी प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियम है। क्या है ये? प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियम। काम क्या है इसका? ये प्रॉपर्टी, ये मीडियम की ऐसी प्रॉपर्टी है जो चार्जेस के बीच की इंटरेक्शन को इफेक्ट करती है। क्या करती है ये अफेक्ट करती है, अफेक्ट्स द इंटरेक्शन बिटवीन चार्जेस। चार्जेस के बीच की इंटरेक्शन को क्या करती है? ये अफेक्ट करती है, माने जो चार्जेस के बीच की फोर्स है उसको चेंज करती है, उसको उसकी वैल्यू चेंज करती है। क्लियर?
जो फ्री स्पेस है, जो फ्री स्पेस है उसकी परमिटिविटी सबसे कम होती है। जो एप्सिलॉन नॉट है ना, ये मिनिमम है। फ्री स्पेस की कोई परमिटिविटी नहीं है, माने वो कोई ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर लगभग नहीं करता, या सबसे कम ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करता है दो चार्जेस की इंटरेक्शन में। सबसे कम उसका क्या है, इंटरफेरेंस है दो चार्जेस की इंटरेक्शन में। किसका, वैक्यूम का, फ्री स्पेस का। इसके अलावा कोई भी मीडियम आएगा तो उसकी परमिटिविटी वैक्यूम से क्या होगी, ज्यादा ही होगी। अगर उसकी परमिटिविटी वैक्यूम से ज्यादा होगी तो वो क्या, ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करेगा, तो फोर्स क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। और वैसे भी अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो परमिटिविटी इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी में आ रही है। अगर यहां पे हम देखें, जो परमिटिविटी है ना वो फोर्स के कहां है, इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी में आ रही है, नीचे आ रही है डिनोमिनेटर में। वैक्यूम की परमिटिविटी सबसे कम, डिनोमिनेटर सबसे छोटा, तो वैल्यू ज्यादा आएगी। माने वैक्यूम में दो चार्जेस के बीच फोर्स सबसे ज्यादा होती है। कोई भी मीडियम आ जाएगा तो ये परमिटिविटी की वैल्यू बढ़ जाएगी, माने डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा। अब डिनोमिनेटर अगर बढ़ जाएगा तो ओवरऑल वैल्यू कम हो जाएगी, माने फोर्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर। तो एप्सिलॉन नॉट क्या है, मिनिमम होता है वैक्यूम के लिए। कोई और मीडियम है, कोई और मीडियम है फॉर एनी अदर मीडियम, अगर हमारे पास कोई और मीडियम है फॉर एनी अदर मीडियम, है ना, वाटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, फॉर एनी अदर मीडियम, उसके लिए हम एप्सिलॉन लिखते हैं, खाली एप्सिलॉन। इस सिंबल को क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन। ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, इसको क्या बोलेंगे, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, मीडियम की परमिटिविटी। और फ्री स्पेस के लिए क्या है, फ्री स्पेस का हम ज्यादा यूज करेंगे तो उसके लिए नॉट लगा देंगे, फ्री स्पेस की परमिटिविटी के लिए एप्सिलॉन नॉट। और कोई भी मीडियम होगा वो दिया रहेगा, परमिटिविटी ऑफ मीडियम को एप्सिलॉन से लिखेंगे। जो भी मीडियम होगा दिया रहेगा, वाटर है, ऑयल है, क्या है। क्लियर। क्या समझने वाली चीज है कि किसी भी मीडियम की जो परमिटिविटी है वो वैक्यूम से ज्यादा ही होती है। वैक्यूम की परमिटिविटी सबसे कम है, मिनिमम है, वैक्यूम की परमिटिविटी मिनिमम है। माने मीडियम अगर आएगा चार्जेस के बीच में, लेट्स से ये चार्जेस सेपरेटेड हैं अभी कहां, वैक्यूम में, तो इनमें कुछ फोर्स होगा। अभी सेम चार्जेस को सेपरेट कर दिया कहां पे, वाटर में, तो इनके बीच जो फोर्स होगा, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा, कूलम्स फोर्स होगा, वो कम हो जाएगा, है ना। वाटर ने उसके बीच कुछ ऐसी ऑब्स्ट्रक्शन परमिट की जिसकी वजह से, वाटर की परमिटिविटी की वजह से, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा, वाटर की परमिटिविटी क्या होगी, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन आ जाएगा, तो वो परमिटिविटी ज्यादा होगी वाटर की, और फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर। चलिए इतनी बात हमें समझ आ गई परमिटिविटी क्या है। ये परमिटिविटी के बच्चों ना हमसे क्या पूछता है पेपर में, एसआई यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला बहुत पूछता है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये जो परमिटिविटी है इसका एसआई यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला हमें बताइए। ठीक, तो इसका एसआई यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला भी हम देखते हैं। देखिए हमें पता है जो k है वो क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो अगर एप्सिलॉन नॉट मेरे को निकालना है तो एप्सिलॉन नॉट क्या आ जाएगा, 1/4 पाई के। चाहे यूनिट तो एप्सिलॉन नॉट का निकालो चाहे एप्सिलॉन का निकालो, एक ही बात होती है, 1/4 पाई के। के का यूनिट देखो आपने निकाल ही लिया है, के का यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2। तो देखो 4 पाई तो बच्चों कांस्टेंट है, 1/4 पाई तो एक कांस्टेंट चीज है, उसका थोड़ी यूनिट होगा, वो तो एक नंबर है। तो ऊपर आ जाएगा के इनवर्स, के नीचे 1 था, ऊपर आ गया के इनवर्स, और के का यूनिट आपने निकाल लिया, क्या था, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2, और के का है इनवर्स। तो कुछ नहीं, बस बन गया यूनिट, न्यूटन -1, न्यूटन की पावर हो गई -1, मीटर की पावर हो गई -2, और कूलम की पावर माइनस 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 प्लस हो गया, है ना, -2 इंटू -1 प्लस का 2। तो एप्सिलॉन नॉट का या एप्सिलॉन का जो यूनिट है वो क्या है, ऐसे भी लिख सकते हो आप, कूलम स्क्वायर मीटर -2 न्यूटन, जैसे मर्जी लिखो, आपको ये यूनिट होता है किसका, किसका, एप्सिलॉन नॉट का। और पेपर में कई बार एक नंबर का आ जाता है कि एप्सिलॉन नॉट का यूनिट लिखो, कूलम स्क्वायर मीटर -2 न्यूटन -1। ठीक, अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी कई बार पूछ लेता है कि भाई एप्सिलॉन नॉट का क्या लिखो, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो। डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना अब आपको अगर यूनिट आते हैं तो बिल्कुल आसान है। चार्ज का क्या होता है, करंट इनटू टाइम, 80 स्क्वायर, मीटर माने लेंथ,
लेंथ की पावर -2, और न्यूटन क्या होता है बच्चे, फोर्स mlt -2 -1। इसको आप सिंपली सॉल्व करो तो कितना आ गया, a स्क्वायर t स्क्वायर l -2 m -1 l -1 t 2। ठीक, अब क्या करो, सेम इकट्ठे कर लो, m कितना है, m की पावर -1, m की पावर -1 आ गया, l की पावर -2, l की पावर -1, l की पावर -3, t की पावर 2, t की पावर 2, t की पावर 4 और a का स्क्वायर। तो ये आ गया आपका क्या, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो डायमेंशनल फॉर्मूला मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ कि डायमेंशनल फॉर्मूला आपका एप्सिलॉन नॉट का क्या बन गया, या एप्सिलॉन का क्या बन गया, m -1 l -3 t 4 और a की पावर 2। क्लियर। तो आपको एक नंबर का यूनिट और डायमेंशन लिखने को आ सकता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको कूलम्स लॉ समझ आ गया होगा। कूलम्स लॉ से हमने पहले मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना सीखा कि जो फोर्स है वो क्या होगी, k q1 q2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, और k को हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिखते हैं जब मीडियम क्या हो, वैक्यूम हो। जब मीडियम कोई और होगा तो एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन लिखेंगे। ठीक, चलिए चलिए इसके बारे में यहां पर देखिए, थर्ड स्लाइड में मैं आपको बता देता हूं, डिटेल में मैंने सब कुछ लिखा हुआ है, तो आप यहां से पढ़ सकते हैं वन गो में। परमिटिविटी क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियम अफेक्ट्स द इंटरेक्शन बिटवीन द चार्जेस। तो ये प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम है जो क्या करती है, चार्जेस के बीच के इंटरेक्शन को अफेक्ट करती है। एप्सिलॉन नॉट लिखा होगा तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, एप्सिलॉन लिखा होगा तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम है। एप्सिलॉन माने परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम इज ऑलवेज ग्रेटर देन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, ये हमेशा बड़ी होगी। ऐसा यूनिट ऑफ एप्सिलॉन मैंने आपको बता दिया, चाहे एप्सिलॉन लिखो एप्सिलॉन नॉट लिखो, यूनिट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने आपको लिख के बता दिया कि एप्सिलॉन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा, वो हमने यहाँ पे लिख लिया है, ये ठीक। आफ्टर दैट रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है बच्चे, रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब है परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फ्री स्पेस। माने क्या, रिलेटिव परमिटिविटी होता है परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, आप अगर यहाँ पे देखोगे तो आपको आसानी से ये बात समझ आएगी, परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू स्पेस। और ये जो रिलेटिव परमिटिविटी, अब रिलेटिव का मतलब देखो, दो सेम चीजें डिवाइड हो रही है, एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, सेम नेचर की चीजें डिवाइड हो रही हैं, तो इसके यूनिट नहीं आएंगे, डायमेंशंस भी नहीं आएंगे, है ना, कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ एक नंबर है। तो ये एक नंबर है, रिलेटिव परमिटिविटी एक प्योर नंबर है, इसके यूनिट और डायमेंशन नहीं होते हैं। अब मैंने आपको क्या बताया, देखिए यहां पर कि परमिटिविटी एक मीडियम की वैक्यूम से हमेशा ज्यादा होती है, माने ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा है नीचे वाली वैल्यू कम है, तो ये हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगा। रिलेटिव परमिटिविटी क्या आएगा, ग्रेटर देन 1। वैक्यूम के लिए हम 1 कंसीडर कर सकते हैं, ई नॉट बाई ई नॉट तो 1 हो गया। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक चीज होती है बच्चे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये चीज है कि अगर मेरे पास दो चार्जेस है, मान लो ये Q1 Q2 R, ये अभी वैक्यूम में सेपरेटेड है ना, फ्री स्पेस में सेपरेटेड है, तो इनमें लेट्स से फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है F0, इनमें कुछ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगी F0, कूलम्स फोर्स। अभी सेम चार्जेस को मैं क्या कर दूं, सेम चार्जेस को, सेम अरेंजमेंट को, इनके बीच की सेपरेशन क्या है, R ही है, इनके ये चार्जेस भी कौन है, Q1 Q2। अब इनको रख दिया किसी मीडियम में, वो मीडियम कुछ भी हो सकता है, वाटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, किसी मीडियम में रख दिया, तो इनके बीच फोर्स अब कितना होगा, लेट्स से F, क्योंकि मीडियम बदलने से फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बदल जाता है, ये कूलम्स फोर्स मीडियम डिपेंडेंट फोर्स है, ये बदल गया है ना, इसकी वैल्यू कुछ आ गई। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है कि चार्जेस के बीच वैक्यूम में कितना फोर्स था डिवाइडेड बाय सेम चार्जेस के लिए, सेम अरेंजमेंट के लिए किसी मीडियम में कितना फोर्स है, इसको क्या बोलते हैं हम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक, कि चार्जेस जब वैक्यूम में है तो उनके बीच कितना फोर्स है, और सेम ही चार्जेस को सेम अरेंजमेंट में, सेम सेपरेशन के साथ रख दें किसी मीडियम में, तो इनके बीच कितना फोर्स है, इस चीज का रेशियो लेते हैं तो हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब किन्हीं भी दो चार्जेस में जब वो वैक्यूम में होते हैं तो मैक्सिमम फोर्स होता है, किन्हीं भी दो चार्जेस में वैक्यूम में मैक्सिमम फोर्स है, क्योंकि वैक्यूम की परमिटिविटी सबसे कम है, और किसी भी मीडियम में जाएंगे तो वो फोर्स डिक्रीज ही होगा, माने ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा होगी नीचे वाली वैल्यू कम होगी, इसीलिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है।
वैक्यूम के लिए हम 1 मान लेंगे, एफ नॉट बाई एफ नॉट 1 हो जाएगा। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। इसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को ऐसे भी लिखते हैं फील्ड इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय फील्ड इन मीडियम, पर ये वाली बात हम करेंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लेंगे, तो इसको अभी आप, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आगे आएगा टॉपिक 1-2 लेक्चर के बाद, जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे इसको तब डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का पहला डेफिनेशन ध्यान रखना है, बिल्कुल ये वाला डेफिनेशन आपको अभी तक ध्यान रखना है। क्लियर? अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ना न्यूमेरिकली रिलेटिव परमिटिविटी ही होता है, कुछ नहीं है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी एक ही चीज है, यूनिटलेस है, डायमेंशनलेस है, इनकी एक ही चीज है। क्यों एक चीज है? अगर आप यहां पे चलो समझ लेते हैं, ये एक ही चीज है, रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट न्यूमेरिकली एक ही बात है, डिफाइन करने का तरीका अलग अलग है। ठीक, अगर मैं देखो एफ नॉट निकालू, एफ नॉट माने दो चार्जेस सेपरेटेड है, उनके बीच कितनी फोर्स है वैक्यूम में, तो मैं लिखूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। फिर मैं F निकालूं, जब वो किसी मीडियम में है तो मैं क्या बोलूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, अब नॉट नहीं लगाऊंगा क्योंकि मीडियम की बात आ गई है ना, वैक्यूम के लिए क्या लगाता हूं, नॉट लगाते हैं, या फ्री स्पेस के लिए Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये क्या आ गया, मीडियम आ गया। अब अगर मुझे K निकालना है, क्या निकालना है, मेरा मकसद है K निकालना, तो मैं क्या करूं, F नॉट बाई F कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा दोनों को। अब मुझे निकालना है K, K क्या होता है, F नॉट बाई F, दोनों को डिवाइड कर दो आप इनको, F नॉट बाई F, लेफ्ट साइड से, राइट साइड से, देखो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा और ये इजीली आप लिख लोगे, ये आएगा E बाई ई नॉट। क्या आएगा ये, आप डिवाइड करके देखो सब, ये Q1 Q2 आर स्क्वायर, Q1 Q2 आर स्क्वायर, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। जब एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट आ गया तो ये ई आर ही आ गया। क्यों, क्योंकि एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट तो क्या है, ई आर है, तो माने के ही कौन है, के ही ई आर है, के ही कौन है, ई आर है हमारा। क्लियर? तो ये भी हमने समझ लिया। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं वेक्टर फॉर्म की, कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म क्या है। ठीक, वेक्टर फॉर्म में हमें डायरेक्शन का बेसिकली कैसे अंदाजा लगाना है, डायरेक्शन कैसे हमें पता लगे कि किस तरफ है। बच्चों ये चीज हमें पता है, चार्जेस, लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, लाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। तो जब चार्जेस हमें न्यूमेरिकल में गिवन होगा उनका नेचर की, कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव, दोनों चार्जेस किस नेचर के हैं, तो डायरेक्शन हमें इजीली पता लग जाएगी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो हमें क्वेश्चन देख के पता लग जाएगी। फिर भी अगर हमें वेक्टर फॉर्म हम लिखना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं कि जैसे मान लो मेरे पास ये चार्ज है 1 और इससे r दूरी पर कोई चार्ज है 2 Q2, थोड़ी देर के लिए मान लो ये भी पॉजिटिव है और ये भी क्या है, पॉजिटिव है। ठीक, जैसे मानना मर्जी आपकी होती है, लेकिन चलो मान लिया दोनों क्या है, पॉजिटिव। तो Q1 Q2 पे क्या लगाएगा, रिपल्शन होगी इनमें, तो Q1 Q2 पे लगाएगा इधर की तरफ फोर्स F। अच्छा, जितनी Q1 ने Q2 पे लगाई उतनी ही क्या लगाएगा, Q2 भी Q1 पे लगाएगा उधर की तरफ F। अब इस F फोर्स को मैं कह रहा हूं वेक्टर फॉर्म में लिखना है कि भाई ये वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो बिल्कुल इजी है, हम लिखेंगे F वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। वेक्टर के लिए मैंने आपको, अगर आपने क्लास 11th ढंग से पढ़ी होगी तो किसी चीज को वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए एक चीज डिफाइन की गई है वेक्टर्स में, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर की जिंदगी का क्या काम है, इसका काम है क्या, डायरेक्शन स्पेसिफाई करना। यूनिट वेक्टर आपको बताया था, आई कैप, जे कैप, के कैप, इनका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है, और इनका यूज किया जाता है डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए। ठीक, एन कैप से भी आप डिनोट करते हैं, जब हमने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा था। तो हमें क्या कंसीडर करना है, हमें एफ वेक्टर की डायरेक्शन चाहिए, तो एफ वेक्टर की डायरेक्शन में, एफ वेक्टर की डायरेक्शन में आप क्या करो, एफ वेक्टर की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर कंसीडर कर लो। एफ वेक्टर की डायरेक्शन में आपने क्या कर लिया, 1 से 2 की तरफ एक यूनिट वेक्टर आर वेक्टर, आर कैप वेक्टर, है ना। और यूनिट वेक्टर निकालना हर किसी को पता है, यूनिट वेक्टर का मतलब है अ वेक्टर विच इज डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। मैंने ऐसे भी लिख सकते हैं, अ वेक्टर विच इज डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है, अ वेक्टर विच इज डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड निकल के कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक, तो आप इसको ऐसे लिख दो, हो गया वेक्टर फॉर्म। या चाहो तो आप इसको ऐसे लिख दो, k Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर कैप को आपने क्या लिख दिया, आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर, और इसी चीज को आप आगे ऐसे भी लिख लो,
k q1 q2 डिवाइडेड बाई आर क्यूब और आर वेक्टर। ठीक, तो ये आपकी वेक्टर फॉर्म हो गई किसकी, कूलम्स लॉ की। मेक श्योर आपको ये रखना है, वो क्वेश्चन देख के पता लगेगा कि आप जब 2 पे फोर्स निकाल रहे हैं ना, यहां पर देखो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, अगर आप इसको ऐसे भी लिख दें कि ये फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 के लिए मैंने लिखा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो ये जो आपका आर वेक्टर है ना, ये जो आपका आर वेक्टर है, ये कहां से है, देखो 1 से 2 की तरफ है। ये वेक्टर कौन सा है, वेक्टर 1 से 2 की तरफ है ना, तो आप इसको डिनोट कर सकते हैं कि आपने r12 कर दिया कि यूनिट वेक्टर फ्रॉम 1 टू 2 है ना, आप इसको चाहो तो ऐसे आपने डिनोट कर दिया, ये क्या हो गया, वेक्टर है ना फ्रॉम 1 टू 2, तो आप चाहो तो ऐसे लिख दो। आ गई बात समझ। मैग्नीट्यूड तो जो r का है वो चाहे 1 से 2 लो 2 से 1 लो, मैग्नीट्यूड वाइज तो r की वैल्यू कांस्टेंट ही रहनी है, सेम ही रहनी है। जब आप F12 लिखोगे, फॉर एग्जांपल अब आप अगर इसका उल्टा लिख दो तो F12 लिख दो और यहां पर क्या लिख दो, R21 लिख दो। ठीक, हालांकि इस चीज की कोई न्यूमेरिकल में आपको खास जरूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि न्यूमेरिकल में चार्जेस का नेचर होगा तो आपको पता लग जाएगा कि अगर जैसे ये पॉजिटिव पॉजिटिव है तो फोर्स इधर है, वो क्वेश्चन देख के पता लग जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव होंगे तो फोर्स अट्रैक्शन का होगा। बाकी अगर वेक्टर फॉर्म आपको लिखनी हो तो वेक्टर फॉर्म आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं और सिंपली ये भी लिख सकते हैं। बस आपको ये पता है कि ये जो आर वेक्टर है, ठीक है, आपको इतनी बात पता है कि ये जो आर वेक्टर है, ये जो हमारा आर वेक्टर है, ये कहां की तरफ है, ये फोर्स की ही डायरेक्शन में है, जिधर फोर्स है उधर वाला है। अगर फोर्स लेफ्ट होगा तो आर वेक्टर 2 से 1 की तरफ लेंगे, लेफ्ट की तरफ वाला। क्लियर, चलिए वेक्टर फॉर्म भी हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास, ये हमने थर्ड वाली स्लाइड तो हमने पढ़ ही ली है, परमिटिविटी क्या है, ठीक है, ये अब आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के प्रॉपर्टीज आपको ध्यान में रखने हैं, कहीं भी एक नंबर का आपको आ सकता है कुछ। पहली चीज मीडियम डिपेंडेंट है, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है कि मीडियम पे डिपेंड करते हैं। अगर चार्जेस वैक्यूम में सेपरेटेड है तो चार्जेस में कुछ फोर्स होगा, वो फोर्स सबसे मैक्सिमम होता है, और चार्जेस किसी मीडियम में सेपरेटेड है तो चार्जेस में कुछ फोर्स होगा, वो फोर्स कम हो जाता है ना, वो फोर्स क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो ये मीडियम डिपेंडेंट फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स अगर आपको क्लास 11th याद हो तो हम पढ़ते थे 6th चैप्टर में वर्क पावर एनर्जी में। कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं कि ऐसे फोर्सेस जिनका वर्क डन जो होता है, जिनका क्या वर्क डन जो होता है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है। ऐसे फोर्सेस जिनका वर्क डन पाथ पे इंडिपेंडेंट होता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, इट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द सिस्टम। इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि सिस्टम ने वो स्टेट कैसे अचीव की, वो बस स्टेट पे डिपेंड करता है, ठीक है, तो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये भी कंजर्वेटिव नेचर की फोर्स है, और आपको मैंने तब बताई थी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ये कंजर्वेटिव नेचर के फोर्सेज है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपके पास आ गया कि ये सेंट्रल फोर्स है। कैसा फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स का क्या मतलब है, सेंट्रल फोर्स का मतलब है इट एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ टू चार्जेस। क्या मतलब है इसका, एक्ट्स अलोंग द सेंटर्स, एक्ट्स अलोंग द सेंटर्स ऑफ, एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग है ना, एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग the centers of two charges, centers of two charges। तो कोई भी हमारे पास अगर दो चार्जेस हैं, लेट्स से ये है एक Q1 है और एक चार्ज क्या है Q2 है, तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये जो चार्जेस को हमने क्या किया, सेंटर टू सेंटर कनेक्ट किया इस लाइन जॉइनिंग के अलोंग, इसी के अलोंग लग सकता है, इधर भी लग सकता है, इधर भी लग सकता है, बाहर की तरफ भी लग सकता है, लगेगा इस लाइन जॉइनिंग के अलोंग ही। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि ये फोर्स ना ऐसे लग गया या यहाँ पे फोर्स ऐसे लग गया, ये ऐसे नहीं लगेगा, ये लाइन जॉइनिंग के अलोंग ही लगेगा, चाहे अट्रैक्टिव चाहे रिपल्सिव, इसी लाइन के अलोंग लगेगा। चाहे चार्जेस मान लो ऐसे है, एक चार्ज ऐसे है Q1, एक चार्ज ऐसे है Q2, तो अब इनकी लाइन जॉइनिंग के अलोंग या तो फोर्स ऐसे लगेगा या तो ऐसे लगेगा, या तो अंदर की तरफ या इधर, और कोई चांस नहीं है कि आप बोलो कि फोर्स ऐसे लग गया, नहीं। आई बात समझ। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो लाइन जॉइनिंग अलोंग द सेंटर्स, सेंटर्स के अलोंग जो लाइन जॉइनिंग है उसी के अलोंग लगता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल फोर्स है। क्लियर।
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नॉन कांटेक्ट फोर्स है कि कांटेक्ट की जरूरत नहीं है, चार्जेस को आपस में टच की जरूरत नहीं है, कांटेक्ट की जरूरत नहीं है, बिना कांटेक्ट के भी, है ना। क्लास 11th में आपने कांटेक्ट नॉन कांटेक्ट फोर्सेस के बारे में भी जाना होगा, जैसे फ्रिक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन है, ये क्या है, कांटेक्ट फोर्सेस है। अब हमारा नॉन कांटेक्ट क्या है, ग्रेविटेशनल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये क्या है, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस है, इनमें कांटेक्ट की जरूरत नहीं होती। लॉन्ग रेंज फोर्स है बच्चों, लॉन्ग रेंज मतलब ये लॉन्ग रेंज तक अगर चार्जेस के बीच सेपरेशन बढ़ा भी दी जाए तो भी ये फोर्स एक्ट करता है। लॉन्ग रेंज फोर्सेस के बारे में भी आपने पढ़ा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लॉन्ग रेंज फोर्सेस हैं, जबकि न्यूक्लियर फोर्सेस शॉर्ट रेंज फोर्सेस होते हैं। तो ये लॉन्ग रेंज फोर्सेस है। अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव, ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। आपने पढ़ा है ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। 7 इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। बच्चों इनवर्स स्क्वायर लॉज का क्या मतलब है, जो भी फोर्सेस में ऐसा आता है, जिन भी फोर्सेस में ऐसी कहानी आती है कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स या स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, तो हम बोलते हैं ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है। और अगर आपसे कभी ग्राफ पूछा जाए, अगर आपसे ग्राफ पूछा जाए किसका, एफ वर्सेस आर का, तो इनवर्स स्क्वायर का या इनवर्स जो भी चीज होती है, जैसे y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, तो इसका ग्राफ ऐसे ही होता है। ठीक, तो इस नेचर का आप क्या कर सकते हो, ग्राफ बना सकते हो। एक नंबर का कभी ग्राफ बनाने को बोले तो क्लियर। लास्ट क्या है, इट ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ, की एक चार्ज जो दूसरे पे फोर्स लगाता है उसका इक्वल ही दूसरा चार्ज उस पे लगाता है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। इट ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक, कि अगर देखिए जितना F12 है या जितना F21 है उसका नेगेटिव, नेगेटिव क्या सिग्निफाई करता है हमें पता है, नेगेटिव डायरेक्शन सिग्निफाई करता है। अगर एक लेफ्ट में लग रहा है तो दूसरा राइट में लग रहा है, तो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लगते हैं। ये प्रॉपर्टीज भी आपने ध्यान में रखनी है किसके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। अब ये चीज आप खुद कर सकते हो, आइडेंटिफाई द सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सिमिलैरिटी क्या है भाई, दोनों कंजर्वेटिव नेचर के फोर्सेस हैं, दोनों इनवर्स स्क्वायर को ओबे करते हैं, दोनों न्यूटन के थर्ड लॉ को ओबे करते हैं, दोनों लॉन्ग रेंज फोर्सेस हैं, दोनों नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं, दोनों सेंट्रल फोर्सेस हैं। ये क्या है, सिमिलैरिटीज है। फिर डिफरेंसेस क्या है, डिफरेंसेस ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम इंडिपेंडेंट है, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम डिपेंडेंट फोर्स है। दूसरा डिफरेंस क्या है कि जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। ठीक, तो डिफरेंसेस भी आप लिख सकते हैं, ये चीज आप खुद कर सकते हैं। ऊपर जो प्रॉपर्टीज है उसी से आपको पता चल रहा है क्या सिमिलैरिटी है, क्या डिफरेंसेस है। अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस। हमने कूलम्स लॉ पढ़ लिया कि क्या है कूलम्स लॉ, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखिए आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं पॉज करके। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ विच इज द करेक्ट रिलेशन फॉर द फॉलोइंग फिगर। अब ये क्वेश्चन आपका शायद अभी प्रीवियस ईयर में आया या सैंपल पेपर में आया, किसी न किसी में ये सीबीएसई में क्वेश्चन आया हुआ है, या तो प्रीवियस ईयर में 1-2 साल पहले, या तो सैंपल पेपर में होगा आपके। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ विच इज द करेक्ट रिलेशन फॉर द फॉलोइंग फिगर। एक डायग्राम दी हुई है हमारे पास, देखो एक चार्ज है Q1, एक है Q2, दोनों में फोर्स दिया हुआ है और फोर्स देखो अट्रैक्टिव है। फोर्स कैसी है, अट्रैक्ट कर रहे हैं चार्जेस एक दूसरे को, आपको डायग्राम से दिख रहा है। अब अट्रैक्ट कौन करता है, अट्रैक्ट करता है, हर किसी बच्चे को पता है, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। कौन अट्रैक्ट करता है, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। तो माने ये चार्जेस कैसे अनलाइक है, अनलाइक माने अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है, अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है। क्लियर, अनलाइक चार्जेस है। और ऑप्शन देखिए, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस ग्रेटर देन 0 नहीं, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, अगर आप किसी पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करोगे किसी नेगेटिव नंबर से तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव माने लेस देन 0, तो ये तो गलत हो गया। सेकंड वाला देखिए ठीक हो गया, इनका प्रोडक्ट 0 नहीं आएगा, 0 थोड़ी है, फोर्स तो लग रही है, चार्जेस भी है ही है, और 0 और 1 के बीच, 0 और 1 के बीच तो पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव तो आएगा नहीं। क्लियर, तो इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, नेगेटिव। तो ये बिल्कुल बेसिक सा एमसीक्यू, एक आपका इस तरह के एमसीक्यू आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, अ चार्ज Q इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स सच दैट दे एक्सपीरियंस मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन व्हेन प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस, फाइंड द डिवीजन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ये क्वेश्चन भी आपको इस तरह का देखने को मिल सकता है।
एक चार्ज Q है जिसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया सच दैट दे एक्सपीरियंस मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। अब रिपल्शन एक्सपीरियंस कर रहे हैं क्योंकि सेम ही चार्ज, मान लो ये पॉजिटिव था तो इसका अगला टुकड़ा भी आपने जो निकाला वो भी पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन करेंगे। अगर ये 10 कूलम था, इसमें से आपने 8 कूलम अलग रख दिया, 2 कूलम अलग रख दिया, तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हुए। तो हमने क्या किया, हमारे पास Q चार्ज था, Q में से हमने इसको डिवाइड कर दिया। चलो यहां पे समझते हैं, ठीक है, आपने बिल्कुल ध्यान से समझना है, आपको देखने को मिल सकता है ऐसा क्वेश्चन। आपके पास Q चार्ज था, इसके आपने दो टुकड़े कर दिए। मान लो पहला टुकड़े में चार्ज रख दिया Q कितना भी हो सकता है ना, X रख दो, Y रख दो, कुछ भी रख दो, आपने Q चार्ज रख दिया पहले टुकड़े में। और बचा हुआ चार्ज, अब टोटल था Q, आपने उसमें से स्मॉल q अलग कर दिया, तो बचा हुआ कितना रह गया, Q माइनस Q। बन गए दो चार्जेस, एक बन गया Q, दूसरा बन गया कैपिटल Q माइनस Q। इनको आपने सेपरेट कर दिया कुछ डिस्टेंस से, सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट, तो आप इनको क्या कर दो, सेपरेट कर दो। भैया पहला चार्ज आपने रखा Q, दूसरा चार्ज आपका क्या है इस बार, Q माइनस Q, तो ये Q1 हो गया, ये Q2, और इनमें लेट्स से सेपरेशन कितना है, R, सच दैट दे एक्सपीरियंस मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। उनमें जो फोर्स है वो मैक्सिमम है, तो पहले फोर्स निकाल लें हम। फोर्स क्या आती है बच्चे, फोर्स होती है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर। तो फोर्स कितनी आ गई, फोर्स आ गई K, Q1 कितना है स्मॉल q, Q2 कितना है कैपिटल Q माइनस Q डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर। ये आ गई फोर्स। चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, K स्मॉल q इंटू कैपिटल Q माइनस Q का स्क्वायर डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर। ये आपकी फोर्स आ गई। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनके बीच में कितनी है, मैक्सिमम है। बच्चे जब भी फिजिक्स में देखो वेरिएबल फोर्स है, वेरिएबल क्यों है, क्योंकि Q तो हमें पता थोड़ी है क्या है, Q तो क्या है, अननोन है। Q क्या है, अननोन, ये तो हमें निकालना है। तो Q कुछ भी हो सकता है, माने Q क्या है, वेरिएबल है। देखो कैपिटल Q तो फिक्स है, कुछ ना कुछ दिया, चार्ज Q ये तो गिवन है, तो ये क्या है, कैपिटल Q कांस्टेंट है। सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट, कुछ फिक्स डिस्टेंस पे उनको सेपरेट कर दिया, R भी कांस्टेंट है, और ये K तो कांस्टेंट ही होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो अब इनको सेपरेट कर दिया, लेकिन Q हमारा वेरिएबल है। जब भी हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होती है या मिनिमम वैल्यू निकालनी होती है, तो आपको पता है कि तब हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। जहां पर भी डिफरेंशिएशन जीरो आती है वहीं पर वैल्यू या तो मैक्सिमम होती है या तो क्या होती है, मिनिमम होती है। तो अब हम क्या निकालेंगे, df बाई क्या, डिफरेंशिएशन हमेशा किसी के रिस्पेक्ट में होती है, और डिफरेंशिएशन यहां पर वेरिएबल है कौन, स्मॉल q। कौन है वेरिएबल, स्मॉल q। तो d बाई डी क्यू हम निकालेंगे, d बाई डी क्यू निकालो। अब आपको अगर डिफरेंशिएशन आती है तो k कांस्टेंट, कांस्टेंट इज टेकन आउट, r स्क्वायर कांस्टेंट ये टेकन आउट, तो डिफरेंशिएशन सिर्फ किसकी होगी, डिफरेंशिएशन होगी q कैपिटल Q माइनस Q का स्क्वायर। तो ये आपका कितना आ गया, df बाय dq कितना आ गया, k अपॉन r स्क्वायर। और देखो कैपिटल Q कांस्टेंट है, तो कैपिटल Q को क्या रखेंगे, एज इट इज। स्मॉल q की डिफरेंशिएशन कितनी आ जाएगी, 1 भाई, x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 1, तो यहां पर x की जगह q है, देखो स्मॉल q है, q की आ गई 1, माइनस x स्क्वायर होता है तो 2x, तो q स्क्वायर है तो 2q। ठीक, आई होप आपको ये डिफरेंशिएशन समझ आई होगी। तो अब मैं यहां पे ऊपर लिख देता हूं, ठीक है। तो आपकी डिफरेंशिएशन आ गई, डिफरेंशिएशन क्या आ गई, df बाई dq इज इक्वल टू k बाई आर स्क्वायर ब्रैकेट q माइनस 2 स्मॉल q। फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, जब भी कोई चीज मैक्सिमम या मिनिमाइज करनी होती है तो df बाई डेरिवेटिव कितना होना चाहिए, df बाई dq मस्ट बी 0। ठीक, तो 0 के इक्वेट कर दो, दैट मीन्स k बाई आर स्क्वेयर इंटू क्यू माइनस 2q कितना होना चाहिए, 0। अब ये 0 k बाई आर स्क्वेयर दूसरी साइड मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, दैट मीन्स q माइनस 2q मस्ट बी 0। और यहां से आपका क्या आ गया, 2q इज इक्वल टू कैपिटल Q, तो आपका स्मॉल q आ गया यहां से। ठीक, इधर मैं लिख रहा हूं, तो आपका स्मॉल q कितना आ गया, कैपिटल Q बाई 2। छोटा q कितना आ गया, कैपिटल Q बाई 2। अब आपने क्या किया था, आपने चार्ज को दो पार्ट में सेपरेट किया था। ठीक है, आपने चार्ज को दो पार्ट में ऐसे सेपरेट किया था, ये Q था, इसका एक पार्ट था आपने Q रखा और दूसरा पार्ट क्या रखा था, Q माइनस Q। तो छोटा Q ये कितना आ गया,
ये वैल्यू आ गई आपकी कितनी, q बाय 2, तो ये वैल्यू भी कितनी आएगी, q माइनस छोटा q बाई 2, तो ये भी कितनी आ गई, q बाई 2। माने आपको इस चार्ज को कैसे डिवाइड करना पड़ेगा, हाफ हाफ में डिवाइड करना पड़ेगा ताकि उसमें मैक्सिमम फोर्स हो। आपको जो आपका कैपिटल Q है उसको कैसे सेपरेट करना पड़ेगा, Q बाई 2, Q बाई 2, हाफ हाफ में सेपरेट करोगे तो इनमें जो रिपल्शन होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। क्लियर? तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा कि कैसे करना है। इस तरह का क्वेश्चन आएगा जब भी मैक्सिमम निकालना है, मिनिमम निकालना है, तो आपने डिफरेंशिएशन निकालनी है पहले और डिफरेंशिएशन को जीरो कर देना है। क्लियर? क्योंकि जहां भी डेरिवेटिव जीरो होता है वहीं पे मैक्सिमा और मिनिमा होता है। आपको ये बात अब पता ही होगी, है ना, क्लास 11th में भी आपने पढ़ा होगा और 12th में भी आप पढ़ रहे हो। क्लियर? चलिए अब करते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, टू इंसुलेटेड charged copper spheres A and B have their centers separated by distance of 50 centimeter. What is the mutual force of electrostatic repulsion if the charge on each sphere is this? चार्ज की वैल्यू दोनों पे बराबर है, वो दी हुई है, और इनमें रिपल्शन होगी क्योंकि सेम चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, एंड सेपरेटेड बाय 50 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू दी हुई है। द रेडियाई ऑफ ए एंड बी आर नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। इनका जो सेपरेशन है, रेडियस नेग्लिजिबल है, माने इनको हम एज अ पॉइंट चार्ज क्या कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। माने इनके ये जो स्फीयर्स हैं ये छोटे छोटे हैं एज कंपेयर टू देयर डिस्टेंस, तो हम इनको पॉइंट स्फीयर की तरह कंसीडर कर सकते हैं। ये बच्चों एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपने देखा होगा एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन है, कर लेना जरूर, है ना, पेपर में आपको देखने को मिल सकता है। तो पहले हमें क्या गिवन है, पहले हम ये देखते हैं गिवन क्या क्या है। गिवन हमें आर है, कितना है, 50 सेंटीमीटर। हमें पता है हम सेंटीमीटर में वैल्यू यूज नहीं करते, तो हमने इसको पहले लिख दिया 0.5 मीटर। आप चाहो तो 5 इंटू 10 की पावर -1 मीटर भी लिख सकते हो। फिर हमें गिवन है कि जो Q1 है वही Q2 है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, QA QB लिखा हुआ है, चलो A भी लिख देते हैं। QA QB कितना है, 6.5 इंटू 10 की पावर -7 कूलम। हमें फोर्स निकालना है, और फोर्स हमें पता है ए पार्ट में फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, K QA QB डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर, है ना। दो स्फीयर है, आपको डायग्राम बनाने की भी इतनी कोई खास जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हो। इन पे क्या लगेगा, रिपल्शन लगेगा, ये R है, ठीक। तो आपने वैल्यूज पुट की यहाँ पे, K की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9। QA की वैल्यू कितनी होगी, 6.5 इंटू 10 रेज टू पावर -7। QB की वैल्यू कितनी होगी, 6.5 इंटू 10 रेज टू पावर -7 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर, माने 0.5 का स्क्वायर। अब ये वैल्यू आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। चलिए सॉल्व करके देखते हैं, कोशिश करते हैं। 9 इंटू 10 की पावर 9, 6.5 को लिख दूं 65 अपॉन 10, 10 की पावर -7, 65 अपॉन 10, 10 की पावर -7, और नीचे क्या है, डिवाइड में है 0.25, तो इसको क्या लिख देते हैं, 0.5 का स्क्वायर अगर आप करते हैं तो ये कितना आएगा, 0.25, माने 25 अपॉन 100, तो नीचे आ जाएगा 25 और ऊपर कितना आ जाएगा, 100, ठीक। 0.5 का स्क्वायर 0.25, डेसिमल हटाया, 25 अपॉन 100, तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर लिख दी। क्लियर? अब आप चाहो तो ये देखो 1 0 2 0 और ये 100 खत्म हो गया, 25 5 जा और ये 13 5 जा 65, 5 1 जा 5 और 13 5 जा ये, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 9 इंटू 13 इंटू 13 कितना होता है, 169, 10 की पावर 9, 10 की पावर -7, 10 की पावर -7, ठीक, तो कितना आ गया, 10 की पावर 9 -7, तो ये आ गया 9 इंटू 169, आप कैलकुलेट कर लीजिए, 9 9 जा कितना आ गया, 9 9 जा आ गया 81, तो 8 9 6 जा 54, 54 प्लस 8 आ गया आपका 62, 6 और 9 1 जा 9, 9 एंड 6 15, तो ये आ गया 1521 इंटू 9 माइनस 14 10 रेज टू पावर -5 न्यूटन, ये आपकी फोर्स आ गई। क्लियर? तो आपकी जो फोर्स की वैल्यू है, आप चाहो तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये जो फोर्स की वैल्यू है आपकी, ये कितनी आ गई, 1.5, है ना, एक डेसिमल तक रखो यहां पर। अब 3 डिजिट से आपने डेसिमल पीछे रखा, तो आई होप ये चीज आपको समझ आती है।
3 डिजिट पीछे किया तो 10 की पावर 2 न्यूटन। ठीक, तो ये आपकी फोर्स आ गई 1.5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2 न्यूटन। क्लियर? स्टैंडर्ड फॉर्म में हम ऐसे लिखते हैं, आपको पता है 1 से 10 के बीच की वैल्यू रखते हैं पहली वाली, इंटू 10 की पावर माइनस 2 न्यूटन। क्लियर? तो पहले पार्ट का आपका आंसर आ गया, जो कि इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो सिंपल फॉर्मूला लगा के। सेकंड क्या है, व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन इफ ईच स्फीयर इज चार्ज डबल द अबव अमाउंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ। बी पार्ट करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, बी पार्ट यहां पे करते हैं। कहता है कि अब फोर्स क्या होगी, लेट्स से फोर्स एफ डैश हो जाएगी कब, जब ईच स्फीयर इज चार्ज डबल, तो जो भी उनका चार्ज था वो डबल हो गया, है ना, क्यू ए क्यू बी क्या हो गया, डबल हो गया, ये भी डबल हो गया, 2 गुना चार्ज हो गया, और उनके बीच जो डिस्टेंस है वो क्या कर दिया, हाफ कर दी। तो फोर्स क्या होता है, के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर, चार्जेस को डबल कर दिया और डिस्टेंस को हाफ कर दिया। तो आप इजीली ये बता सकते हैं 2 2 4 आ गया, 4 के क्यू ए क्यू बी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, नीचे डिवाइड में 4 जाएगा, ठीक, और 4 ऊपर चला गया तो 16 के क्यू ए क्यू बी डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर। तो जो भी आपकी एफ डैश वैल्यू आएगी वो आ गई 16 टाइम्स, देखो ये के क्यू वन, ये के क्यू ए क्यू बी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये तो एफ है जो हमने कैलकुलेट कर लिया है, तो इसकी 16 गुना हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 16 टाइम्स एफ हो जाएगी। अब 16 टाइम एफ हो जाएगी तो कोई भी बच्चा इसको आसानी से 16 से मल्टीप्लाई कर देगा, इसमें क्या दिक्कत है। 16 इंटू कितना था 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 2, यही वैल्यू थी 1.5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2, तो इससे आपने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया और इतने न्यूटन की फोर्स आपकी आ गई। तो एफ डैश तब कितना आया 16, 1.5 माने 3/2, 15/10 करोगे 3/2, 10 की पावर माइनस 2 न्यूटन, ये कैंसिल हो गया, 8 8 3 24, फोर्स कितना आ गया 24 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2 न्यूटन। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि तब जो फोर्स होगा वो 0.24 न्यूटन हो जाएगा। क्लियर? तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, फोर्स कितना हो जाएगा 0.24 न्यूटन। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ आ गया, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, स्टैंडर्ड क्वेश्चन एनसीईआरटी का, और आपको पेपर में ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज का, फिर आपने कूलम्स लॉ को पढ़ना है और प्रैक्टिस करना है। A positive point charge Q1 is placed at a, 0 and another positive charge Q is placed at 0, a. Find the force acting on Q1। ठीक है, हमारे पास हम पहले क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं। ठीक, ये क्या होता है हमारा y और ये क्या होता है x। एक पहला पॉजिटिव चार्ज Q1 रखा है a, 0। बच्चों आपको पता है a, 0 कहीं यहाँ ये 0 होता है, 0, 0 ये है ओरिजिन। आगे हम a डिस्टेंस जाएंगे तो यहां पे कहीं पे आएगा a, 0। a, 0 पे आपने रखा क्या चार्ज Q1, और ये पॉजिटिव चार्ज है, कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। एंड अनदर पॉजिटिव चार्ज Q2 इज प्लेस्ड एट 0, a। पहला a, 0 पे, अगला 0, a। बच्चों 0, a कहां आता है, 0, a कहीं आएगा यहाँ पे। ठीक, तो ये आ गया 0, a, और यहां पर आपने रखा चार्ज Q2। क्लियर? अब कोई भी बच्चा होगा अगर ये पॉइंट 0 है, ये पॉइंट a, 0 है, तो उसको ये बात समझ आती है कि भाई ये डिस्टेंस a है, और ये 0 है, ये 0, a है, तो उसको ये भी समझ आता है कि भाई ये डिस्टेंस भी a है। ठीक, ये हर किसी को समझ आता है। फाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन Q1, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन करते हैं। पहली चीज हमने क्या सीखी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगती है वो लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग लगती है, तो पहले तो इनको कनेक्ट कर दो। इनको कर दिया हमने कनेक्ट, दोनों चार्जेस को हमने क्या कर दिया, सबसे पहले तो हमारा काम है इनको कर दिया हमने कनेक्ट। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगती है लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग, माने इस काली लाइन के, इस ब्लैक लाइन के अलोंग लगेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि दोनों चार्जेस पॉजिटिव है तो रिपल्शन लगेगी, तो Q1 पे फोर्स लगेगी ये F। और ये फोर्स आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। आपको क्या चाहिए, Q1 और Q2 के बीच की ये डिस्टेंस चाहिए R। ठीक, और आप फॉर्मूला लगाओगे तो फोर्स आपके पास कितनी आ जाएगी, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर।
आर की वैल्यू आपने ए के टर्म्स में निकाल लोगे, पाइथागोरस लगाओगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो कोई भी बच्चा इजीली निकाल लेगा कि यहां से आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2। कैसे? अगर किसी को नहीं पता चलता है तो पाइथागोरस लगाओ भाई। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज कितना आ गया, √2a² है ना, स्क्वायर हटेगा रूट लगेगा, a² प्लस a² √2a, तो r आ गया √2a आ गया। तो आपने क्या किया, फोर्स की वैल्यू यहां से कैलकुलेट कर ली, k q1 q2 डिवाइडेड बाई √2a का स्क्वायर, r का स्क्वायर होता है, तो ये फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, k q1 q2 डिवाइडेड बाई √2 का स्क्वायर 2a का स्क्वायर, ये आपकी फोर्स आ गई। लेकिन ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है, ये क्या है फोर्स का, ये है फोर्स का मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन तो डायग्राम में साफ दिख रही है, ये है डायरेक्शन इधर की तरफ। डायरेक्शन अगर हमें फोर्स की निकालनी है तो हम इजीली निकाल सकते हैं, हमने वेक्टर पढ़ा हुआ है, कोई भी बच्चा ये इजीली बता देगा। देखो दो साइड्स बराबर है, ये भी ए है, ये भी ए है, और राइट एंगल ट्राइंगल है, बेस भी सेम है, हाइपोटेन्यूज भी सेम है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये एंगल 45 डिग्री होगा। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है और राइट एंगल ट्राइंगल है, 45 45 और ये वाला तो 90 है। अगर ये 45 है तो क्रॉस वाले एंगल सेम होते हैं, ये भी कितना होगा, 45 डिग्री का एंगल होगा। तो अगर इस फोर्स की मुझे वेक्टर फॉर्म लिखनी है तो मैं नेक्स्ट पेज में आपको लिख के बताता हूं। अगर हमें इसकी क्या लिखनी है, मान लो वेक्टर फॉर्म में भी कई बार लिखने को आ जाता है कि फोर्स की वेक्टर फॉर्म में लिखो, माने डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन बताने का मतलब है उसको वेक्टर फॉर्म में लिखो, तो हम वेक्टर फॉर्म में भी फोर्स को लिख सकते हैं, बता भी सकते हैं। नीचे 45 डिग्री है ना, 45 डिग्री लग रही है, कहां, एक्स एक्सिस के साथ नेगेटिव डायरेक्शन नीचे। अब इस फोर्स का हमने क्या बताना है, हमने देखा कि भाई फोर्स हमारी लग रही है कुछ ऐसे, ये F, और ये एंगल कितना है 45 डिग्री। तो किसी भी बच्चे ने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ा है वो इजीली बता देगा भाई इधर की तरफ क्या होगा Fx और इधर की तरफ क्या होगा Fy, या पूरा ही लिख देते हैं, डायरेक्टली लिख देते हैं, क्यों इतना ड्रामा करना है। F हमने क्या किया, अगर आप x डायरेक्शन में लिखते हो तो आप क्या लिखते हो, F cos थीटा, और अगर आप y डायरेक्शन में लिखते हो तो आप क्या लिखते हो, F sin थीटा। और अगर आपने इसकी डायरेक्शन लिखनी है, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो आप इजीली क्या लिखोगे, F वेक्टर इज इक्वल टू F cos 45। बच्चे ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो उसके साथ कौन सा वेक्टर लगता है डायरेक्शन के लिए, आई कैप। और नीचे देखो ये नेगेटिव डायरेक्शन है, वाई एक्सिस की कौन सी डायरेक्शन है, माइनस वाई है, ये तो प्लस वाला एक्स था, माइनस वाई के लिए क्या लगता है, माइनस जे कैप। तो आप क्या करोगे, माइनस, ये नेगेटिव है ना, नीचे वाली चीज नेगेटिव, इधर वाली पॉजिटिव, तो एफ साइन 45 जे कैप, ये नेगेटिव डायरेक्शन थी तो नेगेटिव लग गया। तो वेक्टर फॉर्म में भी आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ये कितना आ गया, एफ इंटू 1/√2 आई कैप माइनस एफ इंटू 1/√2 जे कैप। और चाहो तो आप एफ की वैल्यू पुट कर लो, आप वैल्यूज भी पुट कर सकते हैं, हालांकि इतनी आपको जरूरत पड़ेगी नहीं, आप एफ की वैल्यू भी पुट कर लो। अगर k q1 q2 डिवाइडेड बाई 2a², ठीक, और ये वैल्यू आ गई कॉमन, और आपने यहां पे लिख दिया 1/√2 आई कैप माइनस 1/√2 जे कैप। अब चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1/√2 भी अगेन कॉमन ले सकते हैं, तो अगर 1/√2 आपने कॉमन लेके भी लिख लिया, वो भी कॉमन है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो k q1 q2 डिवाइडेड बाई 2√2 a², और अंदर आपका क्या बच गया, आई कैप माइनस जे कैप। तो ये आपकी फोर्स की वेक्टर फॉर्म आ गई। क्या पता जब आपको पेपर आए तो वेक्टर फॉर्म पूछ ले, या आपके एमसीक्यू में इस तरह का ऑप्शन दिया हो। तो वेक्टर फॉर्म कैसे निकालनी है, इजीली आप रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का सिंपल कॉन्सेप्ट यूज करके वेक्टर फॉर्म लिख सकते हो, और मैग्नीट्यूड निकालना तो बहुत ही इजी है, आपने सिर्फ यहां पर क्या करना था, इन चार्जेस के बीच जो सेपरेशन था उसकी वैल्यू निकालनी थी बस, और आर की जगह पुट करना था। क्लियर? तो आज ये पढ़ा हमने कूलम्स लॉ और इससे रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चन जो आपको आने चाहिए। ठीक, चलिए शुरू से एक बार डिस्कस करते हैं और इसको एंड करते हैं। कूलम्स लॉ क्या है आपको पता होना चाहिए, कूलम्स लॉ का फॉर्मूला क्या है, मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है ये भी आपको पता होना चाहिए, के की वैल्यू क्या होती है ये याद आपको रखनी है। नेक्स्ट क्या है, वेक्टर फॉर्म कैसे लिखते हैं ये भी आपको समझ आना चाहिए।
फिर परमिटिविटी के बारे में, ये छोटी छोटी चीजें सारी आपको पता होनी चाहिए, कुछ भी एमसीक्यू बन जाता है कि एसआई यूनिट क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूले क्या है, ईआर की वैल्यू क्या होती है, हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और ईआर में क्या रिलेशन है, दोनों सेम चीज है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। फिर इसके बाद आपको प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम पता होनी चाहिए। जो प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम है, सॉरी, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो आपको सारी पता होनी चाहिए। तो ये प्रॉपर्टीज हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, ये आपको 1 नंबर का कहीं भी पूछा जा सकता है कुछ ना कुछ। उसके बाद आपको न्यूमेरिकल्स आ गई है। तो न्यूमेरिकल्स हमने क्वेश्चंस कर लिए कितने, 4, एक क्वेश्चन, 2, 3 और 4 हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। तो इन क्वेश्चन से हमने सीख लिया कि भाई ये जो कूलम्स लॉ है ये अप्लाई कैसे करना है क्वेश्चन में। ठीक है, आप प्रैक्टिस कीजिए, बाकी जो आपकी एनसीईआरटी में और क्वेश्चंस होंगे आप उनको भी प्रैक्टिस कीजिए, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे और हमारा टॉपिक होगा उसमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। जब चार्जेस 2 से ज्यादा होंगे, चार्जेस जब हमारे 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, तो हमें कूलम्स लॉ कैसे अप्लाई करना है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम वो सीखेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, चलिए।